हेलो, वेलकम फ्रेंड। जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लास है वो हमारी इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं विक्टोरियन पीरियड। 1837 से 1901 के बीच का ये पीरियड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंस हैड अ पार्टिकुलर इफेक्ट अपॉन द लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन पीरियड। देखिए, विक्टोरियन पीरियड के ऊपर जो साइंटिफिक इफेक्ट था, जो साइंटिफिक डिस्कवरी थी, वैज्ञानिक खोजें थी, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। इसके बाद में द फर्स्ट रिफॉर्म बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1832। 1832 में पहला रिफॉर्म बिल जो था वो पास हुआ था। फ्रेंड, यहाँ हम आपको बता दें, ये जो बिल था, ये रिफॉर्म बिल जो था वो पहली बार लोगों को, जो इलेक्टोरल सिस्टम था इंग्लैंड और वेल्स का, उसको उसमें नए तरीके से लोगों को वोट देने का राइट मिला था। इसमें लैंड ओनर्स थे, जो छोटे स्मॉल लैंड ओनर्स थे, टेनेंट थे, फार्मर्स थे, शॉपकीपर्स थे, हाउस होल्डर्स थे, और ये सारे लोग थे, ये पेड करते थे। क्या करते थे? $10 का पेड करते थे। ठीक है, किराया देते थे। ये लोग, इन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि यहाँ बिग और लिबरल जो उस समय के राजनीतिक दल थे, और कंजर्वेटिव पार्टी थी, फिर लेबर पार्टी आई, तो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में जब इलेक्शन हुआ तो लेबर पार्टी वहाँ पर जीत गई। उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर विक्टोरियन पीरियड अपने उरूज पर पहुँचा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखी थी 1859 में, और ये विक्टोरियन साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी गई थी, वो भी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। ठीक है, और फ्रेंड आपको बता दें, 40 डिकेड विक्टोरियन एज बाज पीरियड ऑफ हंगर एंड माइजरीज। जो 40 यानी जो 1840 का जो डिकेड था, तो उसमें हंगर और माइजरी की बात हुई। यानी उस समय भूख थी, प्यास थी, लोग तड़प रहे थे, परेशानियां थी लोगों के पास। इसके बाद द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिटिसिज्म, रिलीजियस अनसर्टेनिटी बाज मार्क विक्टोरियन पीरियड। देखिए, इस समय इंक्वायरी की बात चल रही थी, लोग नई नई जगहों की तलाश कर रहे थे, नए नए स्थानों पर जा रहे थे। क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं हो रही थी। रिलीजियस अनसर्टेनिटी थी, लोगों में प्रोटेस्टेंट की तरफ जाएं कि कैथोलिक की तरफ जाएं, इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अब हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात कर लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो विक्टोरियन एज के बहुत ही बेहतरीन पोइट थे। उन्हें ऑप्टिमिस्ट पोइट कहा जाता है, और इन्हें पोइट ऑफ होप भी कहा जाता है, और ये अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने माई लास्ट डचेस नाम का बेहतरीन ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा था। इसके बाद थॉमस हार्डी की बात कर लेते हैं। थॉमस हार्डी पैसिमिस्ट थे, और उनके जो नावल हैं, हिज नॉवेल्स आर पॉपुलरली नोन एज बेसेक्स नावल। जो उनके जो नॉवेल्स थे वो पॉपुलरली यानी प्रसिद्ध हुए बेसेक्स नावल के नाम से। ही बिलीव्स इन द फोर्सेस ऑफ फेट, चांस एंड डेस्टिनी। उनका जो बिलीव था वो कहाँ था? फोर्स ऑफ फेट, चांस एंड डेस्टिनी के लिए। ठीक है, इसके बाद इसी पीरियड के एक और बेहतरीन ड्रामेटिस्ट थे, जिनका नाम था जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, पॉपुलरली नोन एज ड्रामेटिस्ट। ही वाज एन आयरिश प्ले राइट। वो एक आयरलैंड के प्ले राइट थे, क्रिटिक थे,
पॉलिमिसिस्ट थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। और जीबी साग जो है वो एंटी रोमांटिक प्ले के लिए जाने जाते हैं। ही इज नोन द सेकेंड शेक्सपियर, उन्हें दूसरा शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, जीबी शाह अपने आप में एक बेहतरीन ड्रामेटिस्ट थे। इसके बाद चार्ल्स डिकेंस की बात कर लेते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस इज द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन पीरियड कहला जाते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं वो ग्रेटेस्ट एलेजिक पोएट थे। उन्होंने इन मेमोरियन नाम से और थायरेसिस नाम से बहुत बेहतरीन एलेजीज लिखी हैं। तो वो ग्रेटेस्ट एलेजिक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज थे। डावर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड का एक बेहतरीन मॉडर्न सेंसिबिलिटी का एग्जाम्पल है। इसके बाद जॉन गॉल्सवर्दी की बात कर लेते हैं। जॉन गॉल्सवर्दी प्रॉब्लम प्ले के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ प्री रेफेलाइट ग्रुप जो 1848 में फाउंडेड हुआ था, दे वर अ लूज एंड बैगी कलेक्टिव ऑफ विक्टोरियन पोएट्स, पेंटर, इलस्ट्रेटर एंड डिजाइनर। तो ये पोएट थे, पेंटर थे, इलस्ट्रेटर थे और डिजाइनर थे, लूज एंड बैगी, ये 1848 के। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ पीआरबी, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, ये पीआरबी की फुल फॉर्म है। और इनका जो बिलीव था वो प्री राफेलाइट प्री राफेलाइट का जो बिलीव था वो आर्ट फॉर आर्ट सेक्स के लिए था। आगे बात कर लेते हैं। विलियम हॉलमैंड हंट, जॉन एवरेट मिलॉइस, दांते गैब्रिएल रोसेटी वर द थ्री फाउंडर एंड they joined by William Michael Rossetti, James Collinson, Frederick George Stephenson, Thomas Bullner, ये सारे के सारे 7 मेंबर थे। ठीक है, दांते गैब्रिएल रोसेटी, कृष्णा रोसेटी ये भाई बहन थे। जॉर्ज मेडरिथ, विलियम मॉरिस और एल्गर्नन चार्ल्स स्वेनबर्न यानी एसी स्वेनबर्न भी इसी पीरियड में आते हैं। द फ्लेसी ऑफ स्कूल द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री इज फियर्स अटैक ऑन द प्री रेफेलाइट स्कूल। देखिए, ये जो प्री रेफेलाइट स्कूल था इनको द फ्लेसी स्कूल ऑफ पोएट्री की भी संज्ञा दी गई थी। रिटन इन 1871, अपने 1871 के ऐसे में द ऐसे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कंटेम्परेरी रिव्यू अंडर द स्यूडोनिम थॉमस मेटलैंड। थॉमस मेटलैंड नाम के एक स्यूडोनिम यानी छद्म नाम वाले व्यक्ति ने एक जो ऐसे लिखा था उसमें इसकी बात की थी। ही फोकसेस ऑन द आर्ट एंड पोएट्री, उन्होंने आर्ट और पोएट्री पर जो दांते गैब्रिएल रोसेटी जो कृष्णा रोसेटी के भाई थे उस पर फोकस किया था। इसके बाद बुशनैन जो थे बुशनैन बिलीव्ड दैट प्री रेफेलाइट आर्ट वाज एक्सेसिवली sensual, implying the body is greater than the soul। तो ये जो बुशनैन ने पाया क्या कि जो प्री रेफेलाइट हैं इनका बहुत ज़्यादा जो सेंसुअल इम्प्लाइंग है वो बॉडी की तरफ है, ना कि आत्मा की तरफ। बुशनैन डिक्लेरेशन प्री रेफेलाइट अ सोर्स ऑफ मॉरल करप्शन, जो प्री रेफेलाइटिज्म है वो क्या है, ए सोर्स ऑफ मॉरल करप्शन है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज इनिशिएट इन द 1830, 1830 में ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ था। द मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नोटेबली ओरियल कॉलेज, देखिए ओरियल कॉलेज जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, ये मूवमेंट जो था 1830 में हुआ था। इसके मेंबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते। द मूवमेंट्स फिलॉसफी वाज नोन एज ट्रैक्टरिज्म ट्रैक्टरियनिज्म आफ्टर इट्स सीरीज ऑफ पब्लिकेशन, जब इसकी जो एक श्रृंखला के रूप में पब्लिकेशन हुआ था, ट्रैक्ट फॉर द टाइम पब्लिश्ड 1832
1833 टू 1840, 1833 से 1841 के बीच में जो पब्लिकेशन हुआ था। इसके बाद एस्थेटिक मूवमेंट की बात कर लेते हैं। एस्थेटिक मूवमेंट क्या है? ये एक आर्ट है जो 19th सेंचुरी में आया था। इट वाज सपोर्टिंग एंड एम्फसाइजिंग ऑन एस्थेटिक वैल्यू एंड इफेक्ट इन प्रेफरेंस टू द सोशियो पॉलिटिक थीम्स एंड पोजिशन ऑफ लिटरेचर, फाइन आर्ट, म्यूजिक एंड अदर्स। तो ये जो एस्थेटिक मूवमेंट था, तो ये जो 19वीं शताब्दी में आया था, और इसमें सोशल और ये पॉलिटिकल जो थीम थी, उसमें लिटरेचर की पोजीशन, फाइन आर्ट और म्यूजिक और अदर आर्ट यानी दूसरी कलाओं के बारे में भी इसमें दर्शाया गया था। तो फ्रेंड, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बेहतरीन प्रिपरेशन देंगे। आप हमारे साथ बने रहें। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बूस्टअप का कार्य करेगा। हमारे हमारी जो थॉट है, हमारी जो अप्रोच है, उसमें इम्प्रूवमेंट करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।